पुजारी जी के देहांत के बाद गांव में जो कुछ हुआ, यामिनी उन सब में इतनी ज्यादा उलझ चुकी थी कि उसे इस बात का भी पता नहीं था कि योगेंद्र टीले वाले बाबा के यहाँ से वापस लौट आया है। जब उसे पता चला कि योगेंद्र वहाँ से आ चुका है तो उसे लगा कि शायद योगेंद्र टीले वाले बाबा के यहाँ से वो बोतल ले आया होगा। यामिनी इस खुशी में दौड़ते हुए हवेली की तरफ बढ़ी, लेकिन जब घर पहुंची तो उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि योगेंद्र खाली हाथ वहां से लौटा है। यामिनी दुखी होने के साथ साथ गुस्से से भी भर गई। नाराज यामिनी ने गुस्से में योगेंद्र से कहा, भैया एक काम कहा था आपको, वो भी नहीं कर पाए। योगेंद्र कुछ जवाब देता उससे पहले कमरे में राघव भी दाखिल हो चुका था। डरे हुए योगेंद्र ने राघव की तरफ देखते हुए यामिनी से कहा, यामिनी तुम जानती नहीं हो, टीले वाले बाबा के वहाँ से वो बोतल चुरा कर लाना असंभव है। बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली वो कुटिया मायावी शक्तियों से सुसज्जित है। दरवाजे को छुओ तो हाथ मोम की तरह पिघल जाता है, पानी के मटके से आग बहती है। मेरे साथ जो आदमी गए थे उनमें से एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी, बाकी बच्चे लोग मरने के लिए तैयार थे लेकिन कुटिया के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब बताते हुए योगेंद्र की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यामिनी और राघव भी बड़े ध्यान से योगेंद्र की बातें सुन रहे थे। यामिनी भी जानती थी कि योगेंद्र झूठ नहीं कह रहा है। जब पत्थरभुज बाबा की गुफा के अंदर कोई उनकी मर्जी के बिना नहीं जा सकता तो फिर वो टीले वाले बाबा है। वो तो पत्थरभुज बाबा से बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। यामिनी योगेंद्र की बात सुनकर थोड़ा चिंतित हो गई। उसने योगेंद्र से कहा, लेकिन भैया कुछ तो उपाय होगा, आपने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिससे हम उस बोतल तक पहुंच सके। योगेंद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं यामिनी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम भूल जाओ उस बोतल को और पत्थरभुज बाबा से कोई और उपाय पूछो। ये सुनकर यामिनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, पत्थरभुज बाबा ने पहले उस किताब का उपाय बताया और अब इस मालती के साए को लाने के लिए कहा। किताब के लिए तो हमने मना कर दिया, पर अगर इसके लिए भी मना कर दिया तो फिर पत्थरभुज बाबा कभी कोई उपाय नहीं बताएंगे। राघव ने सारी बातें सुनकर कहा, चाची पत्थरभुज बाबा को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक मौका मुझे दीजिए, मुझे पता है कि वो बोतल कैसे लेकर आनी है। यामिनी समझ नहीं पाई कि आखिर राघव के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। उसने राघव से पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो राघव? राघव ने जवाब देते हुए कहा, चाची जैसे लोहे को लोहा और जहर को जहर काटता है, वैसे ही मुझे पता है कि टीले वाले बाबा को कौन सी चीज काटेगी। बस इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। यामिनी ने भी राघव से इसके आगे कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि अगर राघव किसी काम के लिए कह रहा है तो वो उसे जरूर कर देगा। राघव की इन बातों के बाद यामिनी के चेहरे पर जहाँ एक राहत भरी मुस्कान थी, वहीं योगेंद्र के चेहरे पर राघव को लेकर एक गुस्सा था। दूसरी तरफ चंद्रकला पुजारी जी के घर पहुंच चुकी थी। पुजारी जी के घर अभी भी वैसा ही माहौल था। चंद्रकला जब दरवाजे पर गई तो भगवत बैठक में बैठा हुआ था। भगवत चंद्रकला को देखकर उसके पास गया। चंद्रकला उसे लेकर उस कुंड के पास ले गई। चंद्रकला सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती थी कि पुजारी जी को उस काले साए नहीं मारा है, इसीलिए वो हर तरह की पुष्टि कर लेना चाहती थी। भगवत ने वहां जाकर चंद्रकला को विस्तार से सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद चंद्रकला ने भगवत से पूछा, भगवत कल तुम्हें पुजारी जी के साथ कुछ भी अटपटा महसूस हुआ, उनके बोलने में या उनके बात करने में? भगवत ने अच्छे से सब कुछ याद करते हुए कहा,
नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पिताजी आते ही कमरे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वापस आए तो अच्छे से सबसे बातें कर रहे थे। लल्ला की पूजा की और बच्चों के साथ खेलने लगे। चंद्रकला को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर वो काला साया पुजारी जी के अंदर था तो पुजारी जी का व्यवहार सामान्य कैसे हो सकता है। लेकिन तभी भगवत को कुछ याद आया। उसने तुरंत कहा, चंद्रकला दीदी, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन माँ कल रात को रसोई में बात कर रही थी कि जब वो पिताजी को बुलाने गई तो उन्होंने गुस्से में उन पर चिल्लाया। ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिताजी को तो आप अच्छे से जानती हैं। वो तो आज तक किसी बच्चे पर भी नहीं चिल्लाए हैं, तो माँ पर चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। और माँ ये भी कह रही थी कि उन्होंने कमरे में भी बहुत समय लगाया, जबकि सब लोग उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। अब चंद्रकला का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। भगवत को इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन चंद्रकला के लिए इतनी जानकारी काफी नहीं थी। इससे ये तो पता चल रहा था कि पुजारी जी के अंदर काला साया था, लेकिन ये पता लगाना अभी भी बहुत मुश्किल था कि आखिर वो काला साया है किसका और उसने पुजारी जी को क्यों मारा। इसके बारे में ज्यादा पता लगाने के लिए चंद्रकला वहाँ से हनुमान मंदिर गई। वहाँ पहुंचकर भी उसने वही बातें पूछी जो उसने भगवत से पूछी थी, लेकिन वहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर भी पुजारी जी का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। सबकी बातें सुनने के बाद चंद्रकला ने मन ही मन कहा, वैसे भी कोई भी काला साया हनुमान मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो लगता है यहाँ से निकलने के बाद ही वो काला साया पुजारी जी के अंदर प्रवेश किया होगा। मायूस चंद्रकला वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक पंडित जी प्रसाद लेकर आए और चंद्रकला को देते हुए कहा, वैसे चंद्रकला, कल पुजारी जी अपने साथ गांव के सभी लोगों की जन्म पत्रिकाएं लेकर गए थे, बल्कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था। पुजारी जी को जन्म पत्रिकाओं का जो भी काम करना होता था वो सारा काम यही किया करते थे, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि वो उन्हें अपने साथ लेकर गए। ये सुनते ही चंद्रकला की आंखें चमक गई, क्योंकि जब चंद्रकला को वैद्य जी के घर पहली बार उस काले साए का आभास हुआ था, तब भी वो काला साया वैद्य जी के सारे कागजों को बिखेर के गया था। साथ ही साथ उसे ये भी याद आया कि भगवत ने भी ये कहा था कि पुजारी जी जाते ही अपने कमरे के अंदर चले गए और कमरे के अंदर उन्होंने काफी समय भी लगाया था। ये सब सोच चंद्रकला ने खुद से कहा, जरूर उन जन्म पत्रिकाओं में ही कुछ रहस्य छुपा हुआ है। उन जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से ही मैं उस काले साए तक पहुंच सकती हूँ। चंद्रकला वहाँ से तुरंत उठी और सीधे पुजारी जी के घर की तरफ जाने लगी। पुजारी जी के घर जाते ही चंद्रकला ने भगवत से कहा, भगवत, मुझे पुजारी जी के कमरे में जाना है। भगवत चंद्रकला को पुजारी जी के कमरे में ले गया। चंद्रकला ने कमरे में जाते ही देखा कि वो जन्म पत्रिकाएं वही उनके बिस्तर के पास पड़ी हुई थी। चंद्रकला यहाँ पर किसी को कुछ शक नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए चंद्रकला ने भगवत से कहा, भगवत, क्या ये जन्म पत्रिकाएं मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? इस पर भगवत ने कहा, हाँ दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है। ये सुन चंद्रकला वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी भगवत ने चंद्रकला से पूछा, दीदी, ऐसा कुछ भी है जो आप मुझे नहीं बता रही हैं? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। चंद्रकला भी भगवत की बात पर सोचने लगी, क्योंकि वो भी इस काम में बिल्कुल अकेली हो गई थी। कहीं ना कहीं उसे भी भगवत की मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने भी भगवत को सब कुछ बताना ही उचित समझा। चंद्रकला ने भगवत को थोड़ी धीमी आवाज में बताते हुए कहा, देखो भगवत, ये बात सिर्फ हम दोनों के ही बीच में रहनी चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। चंद्रकला की ये बात सुनकर भगवत थोड़ा गंभीर हो गया। उसने चंद्रकला से कहा, हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
इसके बाद चंद्रकला ने अपनी बात रखते हुए कहा, भगवत, दरअसल बात ये है कि पुजारी जी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। ये सुनकर भगवत के होश उड़ गए। एकाएक उसके मुंह से निकला, क्या हत्या? पर किसने की उनकी हत्या? जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, किसी काले साए ने। जिस वक्त पुजारी जी कुंड में गिरे, उस वक्त वो काला साया पुजारी जी के शरीर में था। अब वो काला साया कौन है, उसने पुजारी जी को क्यों मारा है, इन सब सवालों के जवाब मैं भी नहीं जानती, और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए मैं ये जन्म पत्रिकाएं अपने साथ ले जा रही हूँ। ये सब सुनकर भगवत बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। तो चंद्रकला ने उससे कहा, हिम्मत रखो भगवत, हमें पुजारी जी की आत्मा की शांति के लिए उस काले साए का पता भी लगाना होगा और उसे सजा भी देनी होगी, तभी पुजारी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। भगवत ने हाँ भरी और चंद्रकला वो पत्रिकाएं लेकर वहां से चली गई। चंद्रकला ने पुजारी जी की आत्मा की शांति की बात तो की थी, लेकिन चंद्रकला ये नहीं जानती थी कि पुजारी जी की आत्मा को कहाँ शांति मिलने वाली थी, क्योंकि वो तो जितेंद्र के कब्जे में थी। ये सब होते होते शाम हो चुकी थी। इधर जहाँ चंद्रकला जितेंद्र के बारे में अभी तक पता भी नहीं लगा पाई थी, वहीं जितेंद्र अपने अगले शिकार में लग चुका था। उसका अगला शिकार एक 18 साल का लड़का आलोक था। आलोक दिखने में दुबला पतला होने के साथ साथ हर काम में कमजोर भी था। वो रोज किसी न किसी से पिटकर ही आता था। यहाँ तक उसका कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन आलोक गुल्ली डंडा खेलने में बहुत माहिर खिलाड़ी था। सिर्फ यही एक वजह थी कि बस खेलते वक्त कुछ लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही खेल खत्म होता वैसे ही दोस्ती भी खत्म हो जाती और लड़के वैसे ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। इसी तरह आलोक आज भी अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। आलोक के सामने के खिलाड़ियों में एक शक्ति नाम का लड़का था, जो आलोक से बहुत चिढ़ता था। उसे बस आलोक को पीटने का बहाना चाहिए था। आज जब आलोक खेल रहा था तो उसने शक्ति को दौड़ा के बहुत थका दिया था, जिसकी वजह से शक्ति आलोक से और ज्यादा गुस्सा खाए हुए बैठा था। तभी आलोक की तरफ के दो खिलाड़ियों में शर्त लग गई कि अगर आलोक शक्ति के सिर में गुल्ली मार दे तो वो उसे 20 आने देगा। ये बात वहाँ मौजूद सभी लड़कों के बीच पहुँच गई। शक्ति को लग रहा था कि शायद अब आलोक 20 आने के लिए उस पर गुल्ली मारना चाहेगा, लेकिन आलोक के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आलोक जानता था कि शक्ति का शरीर और उसकी ताकत उससे 2 गुना है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो शक्ति उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितेंद्र भी ये खेल देख रहा था। उसने जब शर्त सुनी तो इसी शर्त का फायदा उठाने का सोचा। जितेंद्र ने सोचा कि जैसे ही आलोक शक्ति के सिर में गुल्ली मारेगा, वो शक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आलोक को मार देगा, जिससे सब लोग शक्ति पर शक करेंगे। लेकिन जितेंद्र को नहीं पता था कि आलोक इतना ज्यादा डरपोक है। वो तो इस डर से कि कहीं गलती से भी गुल्ली शक्ति के सिर में ना लग जाए, बहुत धीरे धीरे ही मार रहा था। जब जितेंद्र ने उसे काफी देर तक ऐसे देखा तो वो समझ गया कि आलोक इसे नहीं मार पाएगा। यही सोच जितेंद्र आलोक के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही जितेंद्र आलोक के शरीर में गया, आलोक के अंदर एक अलग ही तरह का जोश आ गया। उसके चलने का तरीका, उसके डंडा पकड़ने का तरीका, सब कुछ बदल गया। वो शक्ति को भी लगातार इस तरह घूर रहा था कि जैसे वो गुल्ली से शक्ति का सिर फोड़ना चाहता हो। उसी जोश के साथ आलोक ने डंडा उठाया। उसने जैसे ही डंडे से गुल्ली पर मारा, गुल्ली हवा में काफी ऊपर तक गई। वहाँ मौजूद सभी की नजरें गुल्ली के साथ ऊपर हवा में चली गई। गुल्ली वापस नीचे की तरफ आई और आलोक ने इतनी जोर से उस गुल्ली पर प्रहार किया कि वो एक गोली से भी तेज गति से शक्ति की तरफ बढ़ी। अपनी तरफ गुल्ली को आता देख शक्ति भी डर गया, लेकिन गुल्ली की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे
नीचे झुकने का भी मौका नहीं मिला और गुल्ली सीधा जाकर उसके सिर में लगी। जैसे ही गुल्ली शक्ति के सिर में लगी, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। आह! शक्ति ने अपने हाथ से सिर को ढक लिया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये देख सब लड़के दौड़कर शक्ति की तरफ भागे। शक्ति अभी भी अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। जब सब लोग उसके नजदीक आए तो शक्ति ने अपने सिर से अपना हाथ हटाया। उसका हाथ खून से लथपथ था। ये देखकर सब लड़कों की आंखें खुली की खुली रह गई। आलोक के अंदर का जितेंद्र दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आलोक को इस तरह मुस्कुराता देख शक्ति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जितेंद्र समझ गया कि आलोक के शरीर में अब उसका काम हो चुका है। ये सोच उसने आलोक का शरीर छोड़ दिया। जैसे ही जितेंद्र ने आलोक का शरीर छोड़ा, आलोक को एहसास हुआ कि उसे क्या हो गया है और उसके पैर कांपने लगे। जितेंद्र आलोक के शरीर से निकलकर शक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। गुल्ली लगने की वजह से और इतना खून बहने की वजह से शक्ति के शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी। लेकिन जैसे ही जितेंद्र ने उसके शरीर में प्रवेश किया, शक्ति के शरीर में भी फिर से ऊर्जा भर गई। शक्ति पूरे जोश के साथ उठा, पास वाले लड़के के कंधे के ऊपर से गमछा लिया और जहां से खून बह रहा था वहां पर बांध लिया। पास वाले एक दूसरे लड़के से डंडा छीनकर आलोक को गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या चंद्रकला आलोक का शिकार होने से नहीं रोक पाएगी? और आखिर कैसे पता लगाएगी चंद्रकला जितेंद्र के बारे में? और ऐसा क्या करने वाला है राघव जो मालती के साए को ले आएगा?